ऐसा नाज़रीन कराम, बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश हैं पाकिस्तान को। उनमें एक मसला हमारे इंतखाबात का बुनियादी मसला है, इसके जवाज़ का है। रोज़ एतराज़ात होते हैं कि हम शायद कुछ छुपा रहे हैं, कोई फार्म 45, फार्म 47, कभी कुछ बात कभी कुछ बात। कभी मुतालबा होता है नए इंतखाबात कराए जाएँ, कभी मुतालबा होता है कि ट्रिब्यूनल जो बनाए गए हैं वो ठीक नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, कुछ फ़ैसले आते हैं, उस फैसलों पर गुफ्तगू होती है, बहस होती है। इसमें सबसे अहम फ़ैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फ़ैसला आया कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया और कुछ ट्रिब्यूनल बना दिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, और जिस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया और उन्होंने कहा कि ये तो हमारा इस्तेहकाक है, हमारा हक है, हम ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, ये तो बना नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने शायद गालबन मिड वे इख्तियार किया, उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस आई हैं, उनके पास जाएं आप और जाके उनसे मुज़ाकरा करें, चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन, और आपस में ये मसला तय करते हैं। गालबन उन्होंने ये फ़ैसला इस तरह किया है कि बजाय इसके कि इसको वजह फसाद बनाने के, वजह निज़ाब बनाने के और दो आइनी इदारों को मुतनाज़ करने के, ये तय किया कि मिलजुल के बात तय कर लो। हमारा सुप्रीम कोर्ट इस तरह के रवैया बहुत अरसे से इख्तियार किए हुए है, सिर्फ इनमें काजी फाइज़ा के ज़माने में नहीं, उससे पहले ज़माने में भी, जिसमें लगता है कि शायद पंचायत का रोल अदा कर रहा है। लेकिन अब पंचायत का रोल से ज़्यादा कुछ इस तरह की बात है कि दो अदारे मिलकर अपने मामले को तय करें और तय करके आगे बढ़ें। और इस पर बहुत सी बातें की जा रही हैं। एक सुप्रीम हाई कोर्ट की जो नई चीफ जस्टिस है, उनकी तकर्रर के बारे में भी कि वो निस्बतन जूनियर थी, उनको क्यों बनाया गया, दो को क्यों सुपरसूट किया गया, जो हम उनके चीफ जस्टिस थे उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, किस लिए ले जाया गया। वो बहुत वोकल थे, बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन क्या किसी जज को, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस को, इतना वोकल इस तरह होना चाहिए? अदलिया की फ़ालियत हमारे लिए बहुत बनी हुई है मसला, लेकिन उस फ़ालियत के साथ अब वोकल होना भी जजों ने शुरू कर दिया है, बात खुल के करना और डट के करना, और लगना कुछ कई बार तो ऐसे लगना कि जैसे एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या सूरत हाल, सब नक्शा क्या है? हमारे साथ इस वक्त अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं, पिलडैट के सरबराह हैं, और ज़ाहिर है कि जिस गैर जानदारी के साथ और जिस तसलसल के साथ ये हालात का, इंतखाबात का तजिया करते हैं, तो कम अदारे जो हैं वो इस तरह का तजिया कर सकते हैं। चुनांचे आज हमने उनको ज़हमत दी है कि हमारे इस सेगमेंट में वो हमारी रहनुमाई करें और बताएं कि क्या सूरत हाल है। पहला, अहमद बिलाल महबूब साहब, पहला मेरा सवाल ये आपसे यही है, दो तीन सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन एक ही बुनियादी सवाल है कि ये लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्री, सुप्रीम कोर्ट का उसको रेफ़र करना, बैक करना, और ये क्या आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत शुक्रिया सजादबीर साहब। देखिए, जो बुनियादी तौर पे जो फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है, जिसमें उन्होंने ट्राइब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट की थी, ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। इसलिए कि जो प्लेन रीडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की और इलेक्शंस एक्ट की, उसको अगर देखा जाए तो उसमें वाज़े तौर पे ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। मसलन जो आर्टिकल 219C है, उसमें भी ये बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, और इलेक्शंस एक्ट 2017 के अंदर भी जो सेक्शन 140 है, उसके अंदर भी बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तकर्री करेगा। अलबत्ता ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो इस वक्त हाजिर सर्विस जजों के अंदर से तकर्री करेगा, तो फिर उसके लिए वो मुशावरत करेगा चीफ जस्टिस मुतल्लिका हाई कोर्ट के से। तो अब चूंकि ये कंसल्टेशन हो नहीं पाई और हाई कोर्ट ने ज़रा ताखीर से नाम दिए, पहले उन्होंने सिर्फ 2 ट्राइब्यूनल्स के लिए नाम दिए थे जो दोनों अपॉइंट हो गए थे, फिर 6 मजीद ट्राइब्यूनल्स के नाम दिए, वो बड़ी देर के बाद दिए, ताखीर हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त तक इलेक्शन, उस वक्त तक ये अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस की सूरत में थी आ चुकी थी कि अगर कहीं ज़रूरत हो तो अब हाजिर सर्विस की बजाय जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी ट्राइब्यूनल्स बनाया जा सकता है। ठीक। तो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू कर दी थी रिटायर्ड जजों को अपॉइंट करने की। जब ये लाहौर हाई कोर्ट ने 6 ये नाम दिए, इस पे इलेक्शन कमीशन ने अभी इनको नोटिफाई नहीं किया था कि हाई कोर्ट ने काम खुद ही नोटिफाई कर देते हैं और ये भी तय कर देते हैं कि कौन सा ट्रिब्यूनल किस डिवीजन को देखेगा और किस डिस्ट्रिक्ट को देखेगा। तो ये मेरे ख्याल में उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया था,
और अगर सुप्रीम कोर्ट ने या अब उसे मुअत्तल किया इस फैसले को, तो ये तो दुरुस्त किया है। ठीक। अलबत्ता जो दूसरा मामला है कंसल्टेशन का, वो अब गालिबन चूंकि मेरी मेरी ऐसे अंदाजा है कि साबिक चीफ जस्टिस साहब का कुछ थोड़ा सा शख्सी ईगो का मामला भी हो गया था। वो उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ करके ट्राइब्यूनल अपॉइंट कर दिए, तो उन्होंने और भी बहुत सी बातें की और कहीं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान एक तनाज़ा सा, एक टेंशन सी आ गई। और वो कंसल्टेशन जो कि बामानी किस्म की होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। और वो हाई कोर्ट ने जवाब भी नहीं दिया इलेक्शन कमीशन को कि हम मिलना चाहते हैं तो कब मिले। तो अब चूंकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तब्दीली हो चुकी है और नई चीफ जस्टिस साहिबा अनकरीब शायद हल्फ उठा लेंगी, तो ये एक बजा एक्सपेक्टेशन है कि अब शायद वो वजह तनाज़ा ना रहे। क्योंकि आप देखिए ना कि 3 दूसरे सूबों में और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में तो कोई तनाज़ा नहीं हुआ। वहाँ पे तो आसानी से बड़ी आराम के साथ इलेक्शन ट्राइब्यूनल का अपॉइंटमेंट हो गया, चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत के साथ, उनकी मर्जी के साथ, कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। ये सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में हुआ। तो इसका मतलब है कि लाहौर हाई कोर्ट में कोई थोड़ा सा शायद पर्सनालिटीज का क्लैश था, जो कि अब शायद खत्म हो गया है। तो अब वो चीफ जस्टिस साहबा जो ही अपना ओहदा संभालेंगी, तो शायद कंसल्टेशन के साथ कोई ठीक फैसला हो जाएगा। ये आपने दुरुस्त कहा कि कुछ मामला थे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से जिस तरह सीनियरिटी के बेस पर सिंध में उन्होंने तकर्रर कर दिया, यहाँ कंसेंसस के साथ सीनियर मोस्ट जजेस का तकर्रर नहीं किया गया, बल्कि नंबर 3 पे किया गया कंसेंसस के साथ, जिसमें वकला के नुमाइंदे भी, हुकूमत के नुमाइंदे भी, अदलिया के नुमाइंदे, सब जो थे वो हम ज़बान थे। कुछ एतराज़ात जो थे वो मुनासिब नहीं होता उनको मैं बयान करूँ। क्या आपको क्या लगता है कि ये इससे मामला कुछ बेहतर हुए हैं, और कुछ लोग इस पर एतराज़ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की बार ने किया था, लेकिन बाकी बार एसोसिएशन ने सब ने एनोनिमस ये करारदादें पास की हैं कि नहीं ये फैसला दुरुस्त हुआ है। क्या कहेंगे इस बात में? कोई मुतनाज़ तो नहीं बात बना दी? देखिए, बड़ी अच्छी बात तो ये है कि ये मुत्तफ़िका फैसला है, कंसेंसस के साथ हुआ है। और इसमें चूंकि सीनियर तरीन जजेस भी मौजूद होते हैं, मुतलका हाई कोर्ट के भी लोग मौजूद होते हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, यानी सबकी नुमाइंदगी होती है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी सदारत कर रहे होते हैं। तो अगर सबने मुत्तफ़िका फैसला किया है, तो ये इसके बारे में मेरे ख्याल में एतराज़ की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। ठीक। और चूंकि ये शर्त भी नहीं है, अगरचे मेरे ख्याल में ये मुनासिब तो है, एक जनरल एक्सपेक्टेशन ये सही है कि सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए, लेकिन ये आइन और कानून में इसकी शर्त नहीं है। ठीक। जैसे सुप्रीम कोर्ट में शर्त है कि उसका चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जज होगा, लेकिन हाई कोर्टों में ये नहीं है। तो अब चूंकि आइन और कानून में शर्त नहीं है और सबने मुत्तफ़िका फैसला किया है नंबर 3 जज के बारे में, तो मेरे ख्याल में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक बात है जी। अच्छा, एक बात और भी है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, मंदोखेल साहब ने और शहर अब्बासी साहब ने, इख्तलाफी नोट लिखा है कि ये हाई कोर्ट का ही इस्तेहकाक होना चाहिए कि कोई फैसले करें। ये मैंने पूरी तरह पढ़ा नहीं, लेकिन अभी जैसे खबरों में सुना है यही लगता है। वो क्यों इस तरह की बात? ये सुप्रीम कोर्ट में खुद एक डिवाइड सी तो नज़र आती है बहुत दिनों से। कुछ जजेस का बहुत से मामलात पर अलग से एक नुक्ता नज़र रहा है, और ख़ास तौर पर वो मुकदमात जो कि ऑन एयर जा रहे हैं उसमें भी नज़र आता है। तो इससे कोई हमारे जुडिशल सिस्टम को स्ट्रेंथन हो रहा है या कुछ कमज़ोरी ज़ाहिर होती है? जैसे आपने फरमाया कि आपने भी वो इख्तलाफी नोट नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़े। उसको पढ़ेंगे तो उनकी रीजनिंग समझ में आएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी ख्वाहिश होना, या वो समझते हो कि ये बहुत बेहतर हो कि अगर इसकी अपॉइंटमेंट भी हाई कोर्ट करे। लेकिन इस वक्त तो हमारे आइन में जो लिखा हुआ है वो तो बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि उसकी तकर्री इलेक्शन कमीशन करेगा। ठीक। तो लिहाजा अगर वो ज़ाती तौर पे समझते भी हों कि इसकी तकर्री अदालत को करनी चाहिए, लेकिन अब सूरत हाल आइन और कानून के मुताबिक तो यही है कि इलेक्शन कमीशन को करना है। तो ये अब वो रिकमेंड तो कर सकते हैं पार्लियामेंट को कि इसके बारे में वो कंसीडर करें
कि आईनी तरमीम करें, लेकिन जब तक वो तरमीम हो ना जाए इसी सूरत हाल पे ही काम करना होगा। और यही चीफ जस्टिस साहब का मौकफ ये है कि हम नजरिया ज़रूरत के तहत अपनी ज़ाती इंटरप्रटेशन की बुनियाद पे फैसले ना करें, जो आइन और कानून में लिखा हुआ उसके मुताबिक फैसला करें। तो ये इस मामले में भी दो राहें आमतौर पे पाई जाती हैं। तो मेरे ख्याल में आइन और कानून का जो रास्ता है वही बेहतर रास्ता है, वही बेहतर और आसान रास्ता है। आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है। अब मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं इलेक्शन फ़ौरन कराओ, दोबारा कराओ। अच्छा, डेमोक्रेटिक दुनिया में होता है मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, ये तो मिड टर्म है ही नहीं, ये तो अभी टर्म का आगाज़ है। हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं और कहते हैं इलेक्शन कमीशन चेंज करो। अच्छा, आज इलेक्शन कमीशन चेंज करोगे, फिर कहते हैं कि जो उसकी स्टाफ है, आरओज़ हैं, वो अदलिया से लो। इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में अदलिया से लिए थे तो तमाशा हुआ था, फिर कहेंगे चीफ जस्टिस को भी तब्दील करो। तो ये सारा एक प्रोसेस ऐसा है जो बहुत सी कन्फ्यूजन पैदा करता है हमारे यहाँ। मुमकिन है कि कोई फौरी इलेक्शन करा के हालात काबू में आ जाएं, या ये कोई एक डेमोक्रेटिक मुतालबा? ये दोबारा इलेक्शन कराने के मुतालबे से ज्यादा अहम बात यह है कि अगर फर्ज करें दोबारा हो भी जाए तो क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे। हाँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो कहते हैं ना सबका मुतफिका हो, अब मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तकर्री तो बहुत मुतफिका हुई थी, ठीक है। और उनका नाम भी पीटीआई के चेयरमैन ने प्रपोज किया था और मुस्लिम लीग नवाज ने उसको एग्री किया था, उस वक्त अपोजिशन में थी। लेकिन इसके बावजूद कि वो उनका अपना इंतखाब था, वो उसके ऊपर अब खुश नहीं है। तो अब ये क्या गारंटी है कि अगर ये बखराबी बसियार अगर इलेक्शन करा भी दिए जाए तो वो काबिल कबूल होंगे। मेरे ख्याल में जब तक कि इन इलेक्शन के बारे में कोई क्लियर फंडिंग ना आ जाए कि ये बहुत ही खराब इलेक्शन थे और इनसे इलेक्शन का मैंडेट चुराया गया है, उस वक्त तक आप इसके दोबारा इलेक्शन की बात नहीं कर सकते। और वो चुराए जाने के बारे में जो फैसला है, जिस तरह 2013 के इंतखाबात के बारे में एक कमीशन बना था और वो इत्तफाक राय से बना था, उस वक्त की अपोजिशन जो पीटीआई बहुत एहतजाज कर रही थी और मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत, इन दोनों ने इत्तफाक राय से एक कानून पास किया था जिसके तहत वो कमीशन बना था और उसके फैसले को दोनों फरीकों ने मानने का ऐलान किया था। तो अगर इस तरह का इत्तफाक राय असेंबली में हो जाए और कोई नया कानून बन के कोई कमीशन बन जाए, उसकी बात अलग है। वरना मैं नहीं समझता कि किस तरह से दोबारा इलेक्शन होंगे और किस तरह से नया इलेक्शन कमीशन मुतफिका हो जाएगा और किस तरह से अदालतें भी नहीं बन जाएंगी। ये तो ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनको पूरा करना मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। ठीक बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने 3 बहुत अहम मसाइल पर जो हमें दरपेश हैं उसमें हमारी रहनुमाई की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इसी के साथ इस वक्फा लेते हैं जी। वक्फे के बाद कुछ गुफ्तगू, कुछ तज़किये, कुछ तबादले तबसरे हम आपको सुनाएंगे, करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि मुल्क के हालात क्या है। अस्सलाम नाज़रीन किराम, अभी आपने अहमद बिलाल महबूब साहब से कुछ गुफ्तगू सुनी, हम उसको आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ और सवालात भी हैं। उनसे हमने बुनियादी सवालात इलेक्शन के बारे में, मौलाना फजल रहमान के मुतालबे के हवाले से, और कुछ ऐसे सवालात जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को रेफ़र किया हाई कोर्ट के हवाले से, इस तरह के कुछ सवालात किए थे। और ये एक ऐसा इशू है जिस पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जो बात एक अहम आ गई है जिस पर तबसरा लाजमी है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने आज अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया, अवाम पार्टी का, अवाम पाकिस्तान पार्टी का, और शायद 19 तारीख को वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कराना चाहते हैं। सवाल ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के, मुस्लिम लीग के बड़े लायल रुकन थे, बड़े ऐसे शख्स थे जिसका एहतराम भी किया जाता था और अपनी बात के लिहाज से वो डट जाने वाले आदमी भी थे। जब उन पर मुकदमा कायम किया गया नैब का, तो उन्होंने इस तरह उसको लड़ा कि कम लोग ऐसे लड़ते हैं। आखिर क्या वजह थी कि वो लोग अलग हो रहे हैं? कुछ और लोग भी, कुछ पीपल्स पार्टी से भी एक आध लोग आए हैं, कुछ और पार्टियों को शायद लोगों इकट्ठे कर रहे हैं। क्या नक्शा है, क्या ज़रूरत महसूस हुई कि एक पार्टी बनाई जाए? नई पार्टी बनाने का मतलब ये है कि पुरानी पार्टियों से वो मुतमईन नहीं है। वो अब भी कहते हैं कि वो नवाज शरीफ भी उनकी तारीफ़ करते हैं, वो भी नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग के साथ अपना वक्त गुजारे हुए वक्त की तारीफ़ करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मुल्क को एक नई जमात की ज़रूरत है। नारा भी शायद उनका ये है कि निज़ाम बदलेंगे, हम बदलेंगे ये निज़ाम। ये बहुत से लोग कहते हैं कि नया लिखा जाए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ लोग कहते हैं इस निज़ाम के साथ हम चल नहीं सकते।
तो क्या बुनियादी खराबी है कि जिसकी वजह से एक अच्छे खासे भले आदमी को एक पार्टी का ऐलान करना पड़ा? उन्होंने आराम से किया है। वो पार्टी कुछ जीत सकती है, सीटें ले सकती है कि नहीं ले सकती, सारे खतरे मोल लेकर उन्होंने ये जो काम किया है, और पता नहीं कौन कौन लोग उसमें शामिल होते हैं, क्या नक्शा बनता है, ये क्या ऐलान है? देखिए, पार्टियां मुल्क में 2 या 3 होती हैं, 2 ही होती हैं आमतौर पर बड़ी पार्टियां। इस मुल्क में अब 3 हो गई हैं। आजकल तो इंग्लैंड में भी 3 हो गई हैं 2 की बजाय। बड़ी अब तो लिबरल डेमोक्रेट भी बड़े ताकत पकड़ते दिखाई देते हैं। तो होती हैं, इतनी पार्टियां होती हैं मुल्कों के अंदर। तो इस नई जमात की ज़रूरत का एहसास क्यों पैदा हुआ है इस मुल्क के अंदर? क्या हमारे निज़ाम में खराबी, सचमुच खराबी है? क्या हमारी पार्टियों का सिस्टम ऐसा है कि जिसमें बहुत से लोग समझते हैं कि मुल्क की तकदीर और निज़ाम बदलना तो कुछ करना पड़ेगा? पहले मैं इस सवाल पर सरसरी से सही कुछ राय लेना चाहूँगा अपने साथियों की, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उन सवालात का भी जवाब दें जो नए इंतखाबात के बारे में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बारे में, या वो बातें जो मैंने अहमद बिलाल महबूब साहब से की हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कादर खान मंतोखेल साहब जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नदीम कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ से, और राजा कमरुल इस्लाम साहब मुस्लिम लीग नून से। राजा साहब, पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। शाहिद खाकान अब्बासी बहुत लायल रुकन है आपके। नवाज शरीफ आज भी उनकी तारीफ़ करते हैं, वो भी तारीफ़ करते हैं आप अपनी पार्टी की भी और नवाज शरीफ की भी। क्या ज़रूरत महसूस हुई एक नई जमात की इन लोगों को? ये देखें, ये जो शख्सी तारीफ़ है, ये तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, इस जमात के हर रुकन के लिए मोहतरम है, वो इसका हिस्सा रहे, तो शख्सी हवाले से तो ये हो गया। अब दूसरी बात आ जाती है कि सियासी तौर पर अब नई सियासी जमात की, जिस तरह आपने सवाल किया कि ज़रूरत कब पेश आती है, तब पेश आती है जब अवाम मौजूदा जो भी उस वक्त सियासी निज़ाम हो या सियासी जमातें हों, नंबर एक कि उससे वो बिल्कुल डिसगस्टेड हो गए हों, मायूस हो गए हों, और उन सियासी जमातों से वो आप कह लें कि वो बिल्कुल वो हों, उनके ख़िलाफ़ हो गए हों। नंबर एक नुक्ता ये है। दूसरा ये है कि वो जो नई सियासी जमात है या उसके जो लीडर्स हों या वो लोग हों, वो कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आएँ जो प्रोग्राम उन दूसरी सियासी जमातों के पास ना हो। मसलन मैं एक मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान की अगर मिसाल ले लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक थी दखूल था पाकिस्तानी सियासत में, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम में, वो उस वक्त था जब पाकिस्तान के लोग उस एग्जिस्टिंग सियासी निज़ाम से बिल्कुल तंग आ चुके थे, बल्कि वो एक बेसिकली मुस्लिम लीग के ही बहुत से चेहरे बदलते थे। वो मुस्लिम लीग फलां है जी, फंक्शनल है, मुस्लिम लीग अवामी है, मुस्लिम लीग ये है, वो बहुत सी मुस्लिम लीगें उस वक्त बनी थी, क़यूम लीग थी। तो उस वक्त एक अवाम को भी ज़रूरत थी, और वो एक नारा लेके आए थे, रोटी कपड़ा और मकान का, और उसको पजीराई हासिल हुई थी। मैं अवामी लीग बांग्लादेश को छोड़ के तो मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मौजूदा पाकिस्तान की। अब आज की तारीख में अगर देखा जाए इनके जितने इस वक्त इस नई अवाम पाकिस्तान सियासी जमात में, तो इसमें कोई भी जो एक आम आदमी होता है, जो मिडिल क्लास से, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को शिकवा ये है कि पाकिस्तानी सियासत बड़ी तेज़ी से सरमाया के शिकंजे में चली गई है। ये आम आदमी आपको सुनते हुए दिखाई देगा कि वो जो मिडिल क्लास सियासत में थी वो बड़ी तेज़ी से मफकूद हुई, वो पीछे हटी, और अब इस वक्त सरमाया। और इसका मिसाल आप देख लें, किसी सियासी जमात भी असम्बली, नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली की पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों को देख लें, जो मेंबरान असम्बली मुख्तलिफ जगहों पे इलेक्शन हारे या जीते, उनके जो मुआशी सूरत हाल है उसे देख लें, तो आपको आम आदमी का तनासुब उसमें कम नज़र आता है। लेकिन सवाल यह है कि जो नई सियासी जमात आई, क्या ये लोग जो उसके साथ हैं, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, तो ये एक रोसा की, रईसों की, सरमायादारों की जमात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको वो ठीक बात, आपका नजर आ गया जी, बिल्कुल ठीक। मंतोखेल साहब, आप क्या कहेंगे? ये इस बात की तो तारीफ करते हैं कि जब पीपल्स पार्टी बनी थी उस वक्त एक चेंज की जरूरत थी, निज़ाम की भी, हर चेहरों की भी, हर चीज़ की जरूरत थी। अब इस वक्त वो कहते हैं कि ऐसी जरूरत नहीं। आपकी पार्टी के भी 2-1 लोगों के बारे में है कि वो भी इसी पार्टी में जा रहे हैं,
जाते रहते हैं लोग, ऐसे होता रहता है। क्या सचमुच कोई जरूरत पड़ी है कि 3 पार्टियां मौजूद हैं, मुल्कगीर जमातें हैं, कि हर एक का दावा है कि उनका बड़ा होल्ड है, फिर क्यों एक नई जमात, और वो उन अपनी पुरानी जमात के खिलाफ भी नहीं बोल रहे? वो कह रहे हैं कि उनके लीडर भी ठीक है और वो जमातें भी ठीक है, लेकिन अब हम उनके साथ काम नहीं कर सकते। देखिए, बहुत सारी बातों से मैं राजा कमरुस्तान साहब के साथ इत्तेफाक करता हूँ। ऐसे कोई सूरत तो है ही नहीं है कि आप एक नई पार्टी बना ले और मुल्क में इनकलाब ला दें, और फिर भी पॉसिबल है कोई नया बंदा खड़ा हो जाए, तो पॉसिबल कुछ हद तक है कि वो कोई नया नारा लगाते हैं। अब ये पार्टी वो लोग बना रहे जो खुद वजीर आजम और वजीर खजाना रह चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ चुका है 2021 में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनका तो कोई हल्का भी नहीं है, वो तो मुस्लिम लीग का गढ़ कहलाता है, या मुस्लिम लीग का जो कराची में सबसे मजबूत हल्का है वो मेरा हल्का है, NA 242। तो वो इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? खाकान अब्बासी साहब का फिर भी थोड़ा बहुत मरी मरी साइड पे है सारे। मेहताब अब्बासी साहब भी एक फिगर है, यकीनन उसकी भी अपने हल्के में है सारे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पीपल्स पार्टी की आपने बात की है, मैं तो कहता हूँ पीपल्स पार्टी कोई पागल ही होगा जो पीपल्स पार्टी छोड़ेगा और नई ऐसे पार्टी में जाएगा। है पागल कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, कुछ हैं, एक आध लोग हैं। चलो वो लोग होंगे जो पार्टी से फारिग हो होंगे तो जरूर जा सकते हैं, समझे ना। जारी बातें, पार्टी के अंदर किसी को टिकट नहीं मिले तो नाराज हो जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा बड़ा फिगर कोई नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये कि शायद खाकान अब्बासी साहब या मिफ्ता इस्माइल दोनों वजीर आजम और वजीर खजाना रह चुके हैं। ये बता दें कि उन्होंने अपने दौर में कोई ऐसा इनकलाबी स्टेप उठाया हो, गो कि मुस्लिम लीग नून का जो फार्मूला है या उसकी मिशन है उसने आगे लिया होगा, मगर उसकी जाती क्या कंट्रीब्यूशन है? जाती तो कोई कंट्रीब्यूशन ऐसे कोई चीज न देखे। हर आदमी का कोई जाती कोई ना कोई कमाल होता है, चाहे वो किसी सूरत में भी हो। चाहे राजा कमर इस्लाम साहब भी यकीनन पूरा मुस्लिम लीग नून का अपना पॉलिसी लेके चल रहा होगा, लेकिन इसकी जाती भी कोई पर्सनैलिटी होती है, कोई इलाके में पॉपुलर होगा किसी वजह से। तो ये दोनों किस चीज में पॉपुलर है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस चीज की और क्या लोगों को क्या बोलेंगे। अगला सवाल यही लोगों से करेंगे, जब आप वज़ीर आज़म थे तो आपने क्या किया है? अब आप वज़ीर आज़म नहीं रहे, टिकट नहीं मिला, वज़ीर खजाना पाकिस्तान की तारीख में पहला आदमी है जो बगैर MNA के वज़ीर खजाना बना, और जिसके ऊपर मैंने एतराज किए तो मरियम नवाज साहिबा ने जो है ना मेरी शिकायत मेरी क़यादत से कर दी है। तो मैंने कहा मैंने तो कोई गलत नहीं किया, मैंने कहा जो जीता उनको पीछे बिठा दिए, जो हारा उसको आगे बना के वफाकी वजीर बना दिए। तो ये तो दोनों मुस्लिम लीग नून के तोहफे हैं। कभी जिंदगी में वो MNA नहीं बन सकते थे, उनको वजीर आजम और वो वजीर खजाना बना दिया है, तो यकीनन फिर ये भुगतेगा मेरा ख्याल। यही तो रोना है कि हर पार्टियों में तमाशा होता है। आपका भी हारे हुआ आदमी हमारा गवर्नर है इस वक्त पंजाब में। चलिए वो बात छोड़िए, नदीम कुरैशी साहब आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मीर साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सियासी तौर पर और सियासी जमातों की सूरत हाल पर जितना इस वक्त लोगों का अदम एतमाद है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो अपने आप को मुल्कगीर कहती हैं, लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात ने एक इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि अवाम की हमायत इन जमातों को नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई एक जमात है जिसे मुल्क गिर कहा जा सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो वो आपके पास क्यों नहीं आ गए? मैं देखे ना, आपने इनकी गुजारिशात सुनी है तो नहीं, आपकी पूरी बात सुनिए, ये ना तो कहें कि सुनूंगा नहीं, लेकिन मैं एक सवाल चलते चलते पूछ रहा हूँ, आप जरूर जवाब दे पूरा। देखिए सर, ये उनकी फिक्र और उनकी सोच होगी। शाहिद खाकान साहब के बारे में जैसे मेरे दोनों दोस्तों ने जाती तौर पे उनकी तारीफ की है, तो मैं भी एज ए सियासी वर्कर उनकी इज्जत करता हूँ। उनका कैरियर बड़ा साफ सुथरा रहा है, वो ठीक है। PMLN के साथ उनकी स्ट्रगल रही है, और जो जहां तक मुझे बात समझ आ रही है उनका इख्तलाफ सिस्टम के साथ तो होगा ही होगा। उनका इख्तलाफ PMLN की और मौजूदा जो थिंक टैंक है उसके साथ है, और उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि मरियम नवाज साहबा के साथ और उनकी लीडरशिप में अब बाकी जो उम्र है उसकी पॉलिटिक्स करनी है, तो वो शायद नहीं करना चाहते। यही वक्त हमने देखा, यही मिजाज और यही मूड हमने एतजाज एहसन साहब का देखा, सरदार लतीफ खोसा साहब का देखा, और दीगर पीपल्स पार्टी के उस सीनियर लीडरशिप का देखा जिन्होंने पूरी जिंदगी इन पार्टीज को दी। लेकिन जब उन पार्टीज पर बुरा वक्त था तो ये लोग उसके साथ स्ट्रगल कर रहे थे,
और जब उन पार्टीज पर अच्छा वक्त आया तो उन्हीं की वो जो एक खानदान के गिर्द जो जमात घूमती है उसी खानदान में उनकी लीडरशिप चली गई। अब चूंकि एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया मरियम नवाज साहबा की सूरत में और सिस्टम भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है और PMLN की जो लीडरशिप है वो भी इस बात को ढके छुपे लफ्जों में निजी महफिलों में तो इस पर एतराज करती है, लेकिन सामने जाहिर है उनकी मजबूरी है क्योंकि वो एक पार्टी का हिस्सा है। तो शायद खाकान साहब ने मुनासिब फैसला किया। मैं तो समझता हूँ कि खुशाइंद है एक नई सियासी जमात का सामने आना, चूंकि जो दोनों एग्जिस्टिंग जमातें हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में भी हैं उन पर कौम का बिल्कुल एतमाद नहीं है। आप देख लें अगर आप फॉर्म 45 पर आज भी नताइज मुरतब करें तो ये जमातें मुश्किल 50 के करीब नशिस्तें इनके पास आती हैं नेशनल असेंबली में। ये तो हालात बदले, फैसला साजों ने इस मुल्क को जो समझते हैं कि जी उन्होंने ही चलाना है, उनका ये तय था कि इन्हीं जमातों को इक़्तिदार देना है, यही लोग तजर्बाकार हैं। इस सवाल की तरफ मैं आता हूं, अभी आने वाला हूं सवाल की तरफ, लेकिन आपकी बात इस मामले में बड़ी वजाहत के साथ आ गई कि नई पार्टियों पे शायद अपनी पुरानी पार्टियों पे लोगों का एतबार नहीं रहा। शायद खाकान अब्बासी साहब ने इसलिए एक नई पार्टी बनाई है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने बताया कि अहमद बिलाल महबूब साहब से मैंने एक दो सवाल और पूछे थे। कादर खान मंदोखेल साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सीधा सी बात है कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं नए इलेक्शन कराए जाएं, अभी पुराने इलेक्शन को चंद दिन हुए हैं, वो कहते हैं नए इलेक्शन कराए जाएं। साथ में ये अर्ज करता हूँ कि वो कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर चेंज किया जाए और फिर ये भी कहते हैं कि RO जो हैं वो अदलिया से लिए जाएं। अब पता नहीं इसके बाद ये मुतालबा हो कि चीफ जस्टिस को भी हटाया जाए। तो ये सारा निज़ाम अगर पहले बदल दिया जाएगा तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी? क्या इतनी जल्दी को नए इंतखाबात पॉसिबिलिटी हो सकती है? मीर साहब, आपके सवाल से पहले पिछले सेगमेंट में जाते जाते एक सवाल आपने मेरे सर पे मार दिया, मैं उसके जवाब दे दूं। वो ये था, मैंने कहा मिफ्ता इस्माइल हरा हुआ था और वो न सिर्फ मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट बल्कि पूरे PDM कैंडिडेट थे जिसको मैंने शिकस्त दी है, उसको वजीर खजाना बना दिए। वो एक कौमी असम्बली का उम्मीदवार मेंबर नहीं था और वो वजीर खजाना था। लेकिन आपने कहा कि आपका हारा हुआ गवर्नर भी तो बन गया है, तो गवर्नर के लिए इलेक्शन लड़ना भी जरूरी नहीं है, हारा हुआ तो दूर की बात है, कोई भी शख्स बन सकता है, मगर वो फाकी वजीर जो बनता है चलिए वो बहुत सारी मिसालें और भी हो सकती हैं हर पार्टी की, लेकिन छोड़ दीजिए। आपने सवाल कर दिए तो मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, मोहतरम जो दोस्त बता रहे थे कि दोनों जमातों पे कोई एतमाद नहीं है, तो भाई अब वो एतमाद किस तरह है कि हमारे इस वक्त जो है ना वो दोनों सूबों में हमारी हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून के बाद दूसरी बड़ा जमात हम है। PTI का तो कागजों में तो नहीं है, बहरहाल आजाद जो भी फेवर है अलग है। अब अगला जो आपने मौलाना साहब का सवाल किया है, मौलाना साहब का जो सवाल है यही सवाल हुकूमत से बाहर तमाम पार्टियों का है। आप मुझे बताओ कि इनकी ये सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हुए क्या इलेक्शन हो सकेगा? और इलेक्शन कमीशन अगर मौलाना साहब की ख्वाहिश के मुताबिक बदला जाए तो उसको अपॉइंट कौन करेगा? आप मुझे बता दें। और फिर उसके बाद जाके पूरा का पूरा जहां 70 अरब रुपए इलेक्शन पे लगे, मुल्क या अले कंगाल की तरफ जा रहे, महंगाई का तूफान आपके सर पे है, बिजली का जो है ना वो टैरिफ आपका 65 रुपए से ज्यादा है, ये सारी चीजें हैं। ऊपर से मुलाजमीन, जहां 4 लाख मुलाजमीन पहले से जो है ना मुस्लिम लीग नून नहीं मान रही थी, वहां 8000 PWD के अलग निकाल रहे हैं, स्टील मिल कल बंद कर दिए, वो एक अलग तूफान है, यानी गरीबों को चूल्हा जलाए। तो आप मुझे बता दें कि ऐसी सूरत में क्या इलेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? और फिर अगर कौमी असम्बली तोड़ा जाए, जो कि ज्यादातर इम्कान कौमी असम्बली का है, मगर कौमी असम्बली का तोड़ने के बाद क्या फिर इन जमातों का इलेक्शन के ऊपर एतमाद होगा कि सबसे बड़े सूबे में जो है ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, बलूचिस्तान और सिंध में हमारी है, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की है, तो सवाल तो फिर भी बनेगा। तो ये हर दौर के जो अपोजिशन होता है उनकी ख्वाहिशात ऐसी होती है कि उसको पूरा करना नामुमकिन होता है। यही बात हम PTI के सामने रखते थे तो वो जवाब क्या देते थे? 5 साल नहीं, अगले 15 साल तक आप इंतजार करें। तो ये सवाल तो आपके सामने ही है। ठीक जी, नदीम कुरैशी साहब क्या कहेंगे इस सूरत हाल पे? नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं फजल रहमान साहब, आपके शायद नए हलीफ बने, वो यहाँ अभी तक नहीं बने हैं, क्या सूरत हाल है उनकी? लेकिन क्या मुमकिन नजर आता है नया इलेक्शन अगर हो जाए तो क्या उस पर सबको कंसेंसस हो जाएगा कि इलेक्शन फेयर हुआ है?
मेरे साहब, मेरे मोहतरम भाई कादर बंदोखिल साहब ने कहा कि जी अवाम ने हमें बड़ा एतमाद हम पर किया, मरकज में भी लोगों ने वोट किया। ऐसा नहीं है। आप पर अगर लोगों का एतमाद होता मंदोखिल साहब, तो आपको आसफा जरदारी साहबा के कैंडिडेट्स को अगवा ना करना पड़ता। आप पर अगर एतमाद होता तो मरियम नवाज साहबा फॉर्म 47 चेंज करवाकर इंतखाब ना जीतती। आप पर अगर लोगों का एतमाद होता तो आप पाकिस्तान का ये बजट खुद बनाते, जहां पाकिस्तान का वजीर आजम नेशनल असेंबली में कहे कि जी हमने IMF की शराइत के मुताबिक ये बजट बनाया, और वही शख्स जो अब आज से कुछ अर्सा पहले अपोजिशन लीडर था, वो कहता था, सलाम वजीर आजम उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को कहा था शहबाज शरीफ साहब ने कि ये IMF के सामने लेट गए, इनमें जरूरत ही नहीं है, इनमें कैपेसिटी विजन ही नहीं है, उनसे निगोशिएट करें। मैं तो यहाँ तक सुना कि 15 रुपए जब बिजली के यूनिट की कीमत थी, तो मरियम नवाज साहबा तकलीफ फरमाती थी कि जब कोई आपके घर वोट मांगने आए तो उसे बिजली का बिल दे, जब कोई गैस का वोट मांगने आए तो उसको गैस का बिल खाए। आज हालात ये हैं कि जो आपके ख्याल में इलेक्शन फजलुर रहमान साहब का मुतालबा दुरुस्त है? इतनी जल्दी इलेक्शन हो जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? मैं गुजारिश करूंगा, बेहतरीन हल ये है कि जो नताइज है उनको मुरतब करके इंतखाबी नताइज अगर हो जाए, गलती पे बज़िद रहना ज्यादा बड़ी तबाही होती है। ये आपका मतलब है कि इन्हीं इंतखाबात के नताइज मुरतब करके दोबारा गोया उनको जारी किया जाए और उसमें आप जीत जाएंगे, आपका ख्याल ये है? सर कोई भी जीते 100% जो फॉर्म 45 तो किसी एक कैंडिडेट के पास नहीं होता ना मीर साहब। अगर 14, 12, 10 या 6 इंतखाबात में उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं, सबको फॉर्म 45 जारी किए जाते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि 11 या 12 कैंडिडेट्स के पास डिफरेंट फॉर्म 45 हो? वो फॉर्म 45 सबके पास। ठीक बात जी। राजा कमरुल साहब, आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? नए इलेक्शन कहते हैं करवा दिए जाए। देखें, नए इलेक्शन का मुतालबा जब भी हुआ, मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब के इस मुतालबे के पीछे क्या हिकमत है या क्या कहानी है, लेकिन नए इलेक्शन का मुतालबा जब भी हुआ, मैं बाकी मिसालों को छोड़ दें, 1977 के इलेक्शन को देख लें, उसके बाद नए इलेक्शन का मुतालबा हुआ था एयर मार्शल असगर खान मरहूम, मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम, और आप ने वो उस तारीख को देखा, मैंने भी, हमारी भी उस वक़्त बचपन में हमने उसे देखा, तो उसका नतीजा क्या निकला था। तो अब मुझे उस हिकमत का नहीं अंदाज़ा, लेकिन यह मुतालबा सिरे से आज तक पाकिस्तान की तारीख में इन 75 सालों में किसी इंतखाबी तनाज़े के नतीजे में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से तो फैसले हुए होंगे, लेकिन अदालतों तक भी गए लोग, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन नए इलेक्शन नहीं हुए, ना हो सकते हैं। और फिर उसके बाद भी चंद सवाल हैं। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लें कि नए इलेक्शन का मुतालबा जो है उसको मंजूरी मिल जाती है, तो क्या होगा? नया इलेक्शन कौन कराएगा? पहला सवाल इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अगर इस पे एतमाद नहीं है तो नया जो बनेगा फिर दोबारा वही 2 किरदार होंगे, एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और एक अपोजिशन लीडर। पिछली दफ़ा भी इलेक्शन कमीशन जो है वो PTI और मुस्लिम लीग नून ने अपॉइंट किया था मुशावरत से। फिर तीसरा ये होगा कि वो इंतज़ामिया कहाँ से लाई जाएगी। कल जैसे आपने फरमाया चीफ जस्टिस का मुतालबा हो जाता है, दीगर हो जाता है, ROs के बारे में इन्हीं हाई कोर्ट्स ने, इन्हीं अदालतों ने बाकायदा एक्सप्रेसली इनकार किया कि हम जुडिशरी का पे इतना बोझ है कि हम ROs नहीं दे सकते, जिसके नतीजे में फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ROs लिए गए थे। तो इतनी पेचीदगियाँ, और इसमें एक ही हल मुझे नज़र आता है कि ये फिर साथ ये भी मुतालबा कर दें कि जो नए इंतखाबात होंगे वो भारत की या इसराइल की या किसी और मुल्क की नाम ले दें कि उसकी ज़ेरे निगरानी कराए जाएं तो हमें कबूल है। तो मुझे यही हालात नज़र आ रहे हैं कि अगला मुतालबा ये यही कहेंगे कि या हिंदुस्तान के इलेक्शन की बड़ी तारीफ़ें की जा रही हैं कुछ अर्से से, तो कहेंगे जी कि उनकी ज़ेरे निगरानी मोदी साहब को बुला लें या इसराइल को बुला लें, या शायद एमिकेबल मजीद इनको सोल्यूशन जो अभी हाल ही में। चलें, ठीक है राजा साहब, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल आ गई, आपकी सारी बात सामने आ गई। नाज़रीन किराम, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। अब आखिरी सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि जो गुफ्तगू हमने शुरू की थी उसको कंक्लूड करने की कोशिश करें कि अब जो इलेक्शन कहते हैं, जो
फैसले आ जाते हैं ट्रिब्यूनल से। ट्रिब्यूनल का फैसला भी इस वक्त पेंडिंग पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को रेफ़र कर दिया है। यह आखिरी सवाल था जो मैंने अहमद बिलाल महबूब साहब से किया, बल्कि पहला सवाल यही किया था, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे आखिरी सेगमेंट में। इसी के साथ जो नताइज निकलेंगे वो शायद हमारी कुछ रहनुमाई कर सकें। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क में इलेक्शन हों, इलेक्शन की बात की जा रही है, इस वक्त पुराने इलेक्शन भी उनके नताइज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये फार्म 45 की बात आप सुन रहे हैं, 47 की। कुछ लोगों का ख्याल है कि 45 की जो बात करते हैं, जब अदालतों में जाते हैं तो 45 फार्म उनके पास भी नहीं होते। पता नहीं मुझे क्या सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त हुआ ये है कि कुछ इलेक्शन के फैसले ट्रिब्यूनल किया करते हैं। हमारे आइन में बकौल अहमद बिलाल महबूब साहब के वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूनल जो है वो इलेक्शन कमीशन बनाया करता है, लेकिन उसमें अगर सिटिंग जज को बनाना हो तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मशवरा किया जाता है। हाई कोर्ट ने वो मुशावरत करने में कुछ देर की, 2 जजेस का मुशावरत के साथ बात हो गई, बाकी उस वक्त की जब वो प्रोसेस में आ गया और नया लॉ बन गया कि आप किसी रिटायर्ड जज को भी बना सकते हैं। और उतनी देर में चीफ जस्टिस साहब भी थे, वो एलिवेट भी हो गए, उन्होंने कुछ मुतराज़ बयानात भी दे दिए। नया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में आ गई और वो एक कंसेंसस के साथ, ये नहीं है कि आपने जूनियर आर्मी को प्रमोट किया, एक कंसेंसस के साथ जिसमें तमाम वकला, तमाम हुकूमत के नुमाइंदे और अदलिया के नुमाइंदों ने, जिसमें हो सकता है जजों के दरमियान भी इख्तलाफ हो, एक कंसेंसस था कि ठीक है इसको बनाया जाए। अब क्या सूरत हाल बनती है, सारी सूरत हाल जो नक्शा बनता है, नदीम कुरैशी साहब आप इसको क्या कहेंगे, कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे? देखिए मीर साहब, मैं तो गुजारिश इतनी करूँ, अगर मुल्क में जमहूरियत है तो जमहूरियत सही मानों में डिलीवर करे। आज पाकिस्तान का आम आदमी जिन हालात पे है, जब हम उनके सामने ये टेक्निकल गुफ्तगू करते हैं, ये कानूनी मुशकाफियाँ उनके सामने डिस्कस होती है, यकीन करें वो बड़ी हैरानी और नफरत से इन सारी चीजों को देखता है। जहां मुआशी तौर पे हमने इस मुल्क को ला खड़ा किया, और हैरानी की बात ये है, बड़ी वाज़ेह लाइन ड्रा हो गई। जो अशराफिया है उनकी जिंदगी पर इन सारे हालात के असरात मतबत मुरतब हुए हैं। उनके असासे बढ़े हैं, उनके रिजर्व्स बढ़े हैं, उनके बिजनेसेस बढ़े हैं, उनकी ताकत में इजाफा हुआ है। जो वीक हुआ है वो मिडिल क्लास हुई है, लोअर मिडिल क्लास हुई है, गरीब आदमी हुआ है। मतलब एक हिजान की कैफियत है। हमने तो जब से होश संभाला यही देखा कि पाकिस्तान मुश्किलात से गुजर रहा है, लेकिन आज उन मुश्किलात की पीक है। अब जबरदस्ती ये किया जा रहा है कि लोगों की जुबान बंदी की जाए, सच बोलने से लोगों को रोका जाए। कभी मीडिया पर पाबंदी है, कभी सोशल मीडिया पर पाबंदी है, कभी मुखालफिन पर FIR हैं, कभी जैसे आपने पंजाब असेंबली में देखा, एक आईनी और कानूनी एहतजाज करने पर लोगों को मुअत्तल कर दिया गया, लोगों को असेंबली में जाना अलाउ नहीं है। आप वहां पहुंच गए हैं कि अब आप ये समझते हैं, मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, कि भाई जो आपने फैसला करना है उस पर एतराज कोई ना करे, सिर्फ सरे तस्लीम हम करें। ये हम एक ऐसी अनदेखी और खौफनाक मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से मस्बत वाइब्स नहीं आएंगी। मैं आज भी समझता हूं अगर पाकिस्तान के आईन और दस्तूर को हम फॉलो करें, हम रूल ऑफ लॉ की बात करें, माजी में जो हो गया, अगर हम नई सुबह का भी आगाज करें और उसमें कुछ लोगों को बैकफुट पे जाना पड़े, कुछ लोगों की ईगोज हर्ट हो, कुछ लोगों की अनाओं को तस्कीन ना मिले, इसके बावजूद अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए मादरे वतन है, इसकी तरक्की, इसका इस्तेहकाम, सबको अगर बैकफुट पे जाना पड़े तो हर आदमी को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। 100% किसी को अपनी अना सामने रखकर, किसी को अपनी ईगो सामने, क्योंकि देखिए हर कैरेक्टर ने मीर साहब अपना एक रोल प्ले करना होता है, फिर उसने माजी का हिस्सा बन जाना होता है। राजा साहब ने जैसे कहा कि जी असगर खान साहब थे, मुफ्ती महमूद साहब थे, आज नहीं है, अल्लाह ताला उनके लिए रहमतें करे। हम सब ने भी माजी बन जाना है, हमने देखना ये है। ठीक बात निकला साहब, आपकी बात मुकम्मल बिल्कुल वाज़ेह हो सामने। राजा कमरुल इस्लाम साहब, आप क्या कहेंगे सूरत हाल पर, क्या आपका क्या तबसरा है इस पूरी सूरत हाल पर? देखें, पहली बात तो यह है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था, और उसी हाई कोर्ट ने जब पहले
जो कंसेंसस से जज बनाए उसमें जो जुमला लिखा हुआ है, अगर मुझे इजाज़त दें तो वो ये है, द इलेक्शन कमीशन शैल अपॉइंट, शैल का लफ्ज़ है, शैल अपॉइंट इलेक्शन ट्रिब्यूनल और इन कंसल्टेशन विद सर्विंग जजेस की सूरत में इन कंसल्टेशन, यानी इख्तियार कंसल्टेशन का ज़रूर है लेकिन इख्तियार इलेक्शन कमीशन का। कुछ आके हाई कोर्ट ने 8 के 8 ट्रिब्यूनल्स खुद बना दिए जिस पे बुनियादी एतराज़ हुआ, वो तो भी लेट किया थोड़ा सा, वो भी लेट किया और वो फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी और दूसरे को भी, और उसको उन्होंने अगले फैसले तक छोड़ दिया। मीनवाइल कौमी असम्बली ने और सेनेट ने, और ये कोई नई तरमीम नहीं है जिस तरह एतराज़ किया जाता है, ये 2017 के इलेक्शन एक्ट में भी रिटायर्ड जजेस मौजूद थे जो कि कंसेंसस से उस वक्त हुआ था, और इससे पहले भी बारहा आप देखें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ये जो मंतक घड़ी जाती है कि जो रिटायर्ड जज है वो ही इज मोर प्रोन टू बी इन्फ्लुएंस्ड, तो ये इसलिए गलत है कि रिटायर्ड जज के पीछे तो अपनी पूरी सारी जिंदगी की जो उसकी प्रेस्टिज होती है, पूरा वकार होता है, शोहरत होती है, वो है। जो हाजिर सर्विस जज है ही इज मोर प्रोन टू बी इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसे जुडिशियल कमीशन का भी सामना करना पड़ सकता है या दीगर। तो एक तो ये दलील होगी। दूसरे, कुरैशी साहब ने कहा कि मुल्क एक खौफनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है, और वो खौफनाक सूरत हाल को उन्होंने किसी अनार से और किसी की जिद से मंसूब किया कि हर फैसला जब उनकी मर्जी करना हो, लेकिन इसका दूसरा पहलू वो भूल गए, और दूसरा पहलू ये है कि जब दूसरी साइड हर चीज पे एतराज करने का तहैया, मैंने सवाल पूछा था कि दोनों तरफ फायदा होता है कि सबको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, उन्होंने इसकी तारीफ की थी। तो ये अगर खौफनाक सूरत हाल इनकी बात मान भी लिया जाए तो वो दूसरी तरफ भी उसी तरह है कि वो भी एक फर्द वाहिद की विम्स पे कि एक फर्द वाहिद जैसे ही कोई और बयान देता है तो सारे उसके पीछे कोरस की शक्ल में, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल बजा फरमाया, दोनों हर साइड को, और इसका हाल डायलॉग है और बातचीत है। ठीक बात है, ठीक बात। जी कादर खान मंदोखेल, आपके लास्ट वर्ड्स क्या होंगे इस सिलसिले में? लास्ट वर्ड से एक जुमला मुझे कह दी जो हमारी अक्से बेनजीर आसफा भुट्टो जरदारी साहबा के बारे में ने कहा, इनको जलन ये हो रही है कि वो बिला मुकाबला क्यों आए, और फिर ये फरमाया है कि वो हमारे कैंडिडेट को अगवा किया है। आपके कैंडिडेट के जब कागज रिजेक्ट हो गए तो हमें अगवा करने की क्या जरूरत है, और जब एक शख्स अगवा हो जाता है तो फिर वो विड्रॉ कैसा होता है, तो वो चूंकि बिला मुकाबला आ गई इस वजह से ये परेशानी है। दूसरी बात ये कि ज़मीनी इंतखाबात जो हुआ था 16 में से 12 सूबाई असम्बली की सीटें मुस्लिम लीग नून जीती पंजाब से, और फिर मुल्तान से जहां फॉर्म 45 आप लेके पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं आप मुल्तान का NA 148 का फॉर्म 45 दिखा दे। यूसुफ रजा गिलानी साहब जीता था 180 में, रिकाउंटिंग हुआ तो 326 वोट हुए, और जब जमनी इंतखाब आए उसका बेटा कासिम गिलानी इलेक्शन लड़ा तो 35,000 वोट से आपको शिकस्त दिए, तो फिर भी आप कहते हैं हमारा वोट है, फिर भी आप कहते हैं। तो मैं ये कहूंगा बाकी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात है, मैं समझ रहा हूँ कि हर जगह जो अदालतों को हम घसीट रहे या अदालतें हर जगह पे अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहे, तो मैं समझ रहा हूँ हर अदारे को अपना अपना इख्तियार होना चाहिए। लेकिन एक बात का मैं कमर साहब के साथ भी इख्तिलाफ करूंगा रिटायर्ड जजेस का। आपने कहा कि सर्विंग जजेस जो है ना वो तो ट्रिब्यूनल का सामना करना पड़ेगा, तो भाई रिटायर्ड वालों को तो किसी को सामना करना पड़ेंगे, वो तो वैसे घर बैठे हुए नहीं काम करेंगे तो फारिग हो जाएंगे, तो इस पे मुझे इख्तिलाफ जरूर है आपसे। चलिए नाज़रीन किराम, आपने गुफ्तगू सुनी हर उस मसले की जो आज हमें दरपेश है। हमने बहुत मुख्तसर वक्त में उन तमाम पर गुफ्तगू की, टेक्निकल भी बात की, हमने उस पर अलग से भी गुफ्तगू की, इन मामलात पर जो हमें दरपेश हैं उसका तज़िया भी किया, नई पार्टी की जो ज़रूरत थी वो जो बनी है उसका भी अंदाज़ा लगाया। हमें मुस्तक़बिल में देखना पड़ेगा, क्या पता ये पार्टियाँ मर्ज कर जाए, और क्या पता लोग जो हैं दिल्ली में भी आखिर एक इनकलाब तो आया था ना इस तरह का, तो ये कोई इस तरह का इनकलाब इस मुल्क में बड़ी पार्टियों के मुकाबले में आ जाए, हो सकता है। हमें बहुत इंतज़ार है, हमें तो इनकलाब का शायद अब इंतज़ार है। इस कौम को जमहूरियत से ज़्यादा शायद इनकलाब का इंतज़ार हो गया है। हम बहुत तंग आ चुके हैं, ये कौम बहुत तंग आ चुकी है। अल्लाह करे हमें सुकून भी मिले, रास्ता मिले, आगे बढ़ें, मंजिलें हमारी तय हों, मईशत ठीक हो, सियासत ठीक हो, सलामती के मामलात बेहतर हों, दहशत गर्दी ख़त्म हो, पाकिस्तान फले फूले। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।